नौजवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, विज्ञान के वो पर्सन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 30 जून से आपका एग्जाम है वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं और टॉप 30% होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको मिलने वाला है, तो इंग्लिश वालों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक टेस्ट की तरह लेना, क्योंकि आपकी तैयारी है वो काफी समय से आप कर रहे हो, तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप सभी कमेंट करके अपना स्कोर है ना वो लास्ट में जरूर बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिसको याद नहीं है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है वो याद हो जाएंगे, एग्जाम्स में आएगा तब कर देना। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और डेली है ना शाम को 7 बजे है वो आपको साइंस की क्लास है वो मिलने वाली है, तो साइंस की टेंशन लेने की अब आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस प्रकार की वेव होती हैं ये अपने को बताना है। तो ये किस प्रकार की वेव हो जाएंगी भाई, तो ये हो जाएंगी आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। किस प्रकार की होंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल आप इसको बोल सकते हो। क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने किया है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लो एग्जाम्स में आएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुदैर्घ्य और लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव कान किस आवर्ती रेंज की ध्वनि सुन सकता है? जो मानव कान है, जो हमारे कान है, वो किस रेंज की ध्वनि को सुना जा सकता है अपने कानों के द्वारा? तो भाई 20 हर्ट्ज से कम की जो होगी ध्वनि वो क्या हो जाएगी? अश्रव्य ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होगी उसको हमारे कान है वो आराम से सुन सकते हैं। तो मानव कान के द्वारा कौन सी ध्वनि को सुना जा सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को, ठीक है। इससे ऊपर की जो ध्वनि है वो हमारे लिए घातक होगी, हमारे लिए खतरनाक होगी, याद कर लेना। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो स्टूडेंट देखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और आंसर कर देंगे कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा देखो क्या है, दूसरा है किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो पावर 3 कम करके इधर किलोमीटर लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी सही है। ऑप्शंस में ये वाला दे, ये वाला दे, दोनों सही है। और तीसरा लिख दे तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। देखो 3 गुणा में 10⁵ 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। 3 और 5 0 है तो भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? सभी सही है। तो जल्दबाजी में तुक्के मत करना, ठीक है। जल्दबाजी में तुक्के मत लगाना, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन से मैं आपको यह बताना और समझाना चाह रहा हूं क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है, तो पेपर में गलती करोगे, आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस को गलत करोगे बहुत ज्यादा पछतावा होगा, बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। समझ रहे हो? देखो, कौन सा रंग प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन करता है? तो कौन सा रंग है जो प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन करता है? तो कौन सा रंग हो जाएगा? तो भाई बैंगनी रंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा, जो प्रकाश का सबसे ज्यादा क्या होता है? अपवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? उष्मा आपको बताना है, एसआई यूनिट ऑफ हीट बताओ, याद करने है। एसआई यूनिट है, आपके एग्जाम्स में फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। तो क्या हो जाएगा? उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना साइंस में, स्टूडेंट थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। आंकड़ों वाले क्वेश्चंस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको आंकड़ों वाला दिखा था ना, 4 ऑप्शन सही थे। पहला देख के आपने सोचा कि ठीक है, वरना दूसरा और तीसरा भी ठीक था। तो आंकड़ों वाले थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। तो अब आपको बताओ
कि निरपेक्ष शून्य तापमान कितना होता है। तो आज मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको आंकड़ों वाले करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, समझ रहे हो, जो सबसे ज्यादा बार आते हैं ना उनको हम कर लेंगे। बताओ, तो निरपेक्ष शून्य तापमान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में, तो माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा निरपेक्ष शून्य तापमान, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होगा वो इतना होने वाला है। आगे देखो, तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना, मेरी इस बात को नोट कर लेना, और जब एग्जाम दे के आओगे तब याद करना कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया था। देखो क्या है, तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर मापने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ आपसे तापमान वाला ही पूछे, आपसे बैरोमीटर पूछ सकता है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो ये बैरोमीटर का जो इस्तेमाल है ना वो किस लिए होगा, तो वो होगा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल का दाब होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका एमीटर। मैंने कितनी बार आपको याद करवा दिया है कि एमीटर से हम क्या मापते हैं, तो एमीटर से हम मापते हैं भाई विद्युत धारा को। किसको मापते हैं, विद्युत धारा को हम एमीटर से माप रहे होते हैं। इसके अलावा और चौथा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जो हवा में नमी की मात्रा होती है, हवा में नमी की मात्रा को मापा जाता है। तो आपसे एग्जाम्स में कुछ भी पूछे कि हवा में नमी की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। तापमान है किसके द्वारा मापा जाता है, थर्मामीटर के द्वारा। और वैसे वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। तो चारों याद होने चाहिए। जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं लिख लो, मैंने लिख दिया ना, जिसके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं ना, एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मोटिवेशन के साथ करते हुए चलो, देखो आ गया, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने किया था कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका होता है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। किसका होता है, बैरोमीटर का प्रयोग है वो होता है। अब क्या है आपका है सिपगैमो मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन से पूरा इंपॉर्टेंट है, पिछला भी ये भी। तो सिपगैमो मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका होता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ब्लड जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, यानी रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। इसके अलावा क्या है, एनीमोमीटर। ये देखो इसमें डिफरेंस है, ये क्या है, एमीटर है, और ये क्या है आपका एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं हवा की गति को। किसको मापा जाता है भाई, हवा की गति को मापा जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, हवा की गति को मापते हैं। और आगे है क्या है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या है कि किसी भी चीज का घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिक्विड का घनत्व पानी की तुलना में कि उसका घनत्व कितना है, तो समझ में आ गया। तो हाइड्रोमीटर किसके लिए हो गया, पानी के लिए हो गया, लिक्विड के लिए हो गया। तो ये याद कर लो, 8 याद करवाए हैं, 8 में से कोई सा ना कोई सा आपके एग्जाम्स में आपकी शिफ्ट में आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बताता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बताता है, ये आपको बताना है। न्यूटन की गति का पहला नियम, तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, F इजकल टू ma, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरा क्या है,
कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो, गति के 3 समीकरण किसने दिए थे? गति के 3 समीकरण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जो गति के 3 समीकरण दिए गए हैं, ये दिए गए हैं भाई अपने गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए हैं? गैलीलियो के द्वारा है वो गति के 3 समीकरण दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। ठीक है, 2 टाइप से ये पूछा जाता है, दोनों टाइप का मैंने आज वाले में रखा है ताकि आपको जो कंफ्यूजन होता है वो आपका दूर हो जाए। पहला देखो क्या है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर जो जी का मान होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा पृथ्वी पर जी का मान। याद हो गया? चलो, मैंने बोला ना कि आंकड़ों वाले में कंफ्यूजन होगा, और एग्जाम्स में जब आंकड़े वाले आते हैं ना तो अच्छे स्टूडेंट हिल जाते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता। देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है? तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई? न्यूटन के द्वारा दिया गया। आपको पता होगा कि सेब है वो नीचे गिर रहा होता है, उसकी वजह से ये खोज होती है गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में हम मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता है यानी साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको किस में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? रटने वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, और जिनको मैंने समझाया और क्लास को अच्छे से जिन्होंने देखा है वो इसका आंसर आराम से कर देंगे। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। अब यहां पर ठोस नहीं लिखा हुआ, तो एग्जाम्स में ठोस नहीं लिखा होता तो ऑप्शन में आपको इस्पात लिख के देता है, तो आप सभी आप इस्पात आंसर कर देते हो, लेकिन इसमें इस्पात भी नहीं लिखा हुआ। तो देखो ना भाई, ठोस में होती है। ठोस कौन सा है? तो लोहा अपना ठोस है, तो क्या आंसर हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। सिर्फ इस्पात मत रटो, ऐसे याद रखो कि जो ध्वनि है वो सबसे तेज किस में चलती है? ठोस में चलती है। अब ठोस आपको कुछ भी लिख के दे दे तो क्या है? इस्पात लिख के दे दो, इस्पात हो गया। इस्पात नहीं लिखा, लोहा लिखा है तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, चलो, बाकी क्या है? गैस, द्रव और निर्वात लिखा हुआ है, उसमें तो होगा ही नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सा नियम लागू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो मैंने एक फिजिक्स की क्लास करवाई थी, उसमें सारे नियम आपको याद करवा दिए थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो जिसने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर साइंस में स्कोर करके सिलेक्शन लेना है तो उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, उस क्लास को जरूर देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सर्च करने की भी मेहनत नहीं करनी, मुझे पता है कि आपसे इतनी मेहनत नहीं होगी, तो मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लगभग 2 घंटे की क्लास है, अच्छे से पढ़ लो, पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। चलो, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, कौन सा नियम लागू होता है? तो वो हो जाएगा स्नेल का नियम। कौन सा हो जाएगा? स्नेल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में भाई 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और विबग्योर होता है, मैंने कितनी बार याद करवाया है? विबग्योर, जिसमें वी क्या होगा? वॉयलेट हो जाएगा, बैंगनी, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा और रेड हो जाएगा। ठीक है, चलो, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा 10% स्टूडेंट ही ऐसे क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट ने पढ़ा होता है। तो किस पदार्थ की ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा सॉरी, ठीक है, वो आपको बताना है सबसे अधिक होती है। बताओ,
तो किसकी हो जाएगी? पानी की सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? पानी की सबसे अधिक होती है, पानी की। आगे देखो कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें। सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बदलवा के भी पूछ सकता है। यहां पर कोई भी आंकड़ा दे देगा और बोला जाएगा इतने डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदल के बताओ। ठीक है, वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होगा, आराम से कर दोगे। तो क्या हो जाएगा कि जितने डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ दो, और 273 अगर दशमलव में दिया हुआ है तो 273.15 आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर पूरा पूरा दिया हुआ है तो 273 आपको जोड़ना है, दशमलव में दिया हुआ है तो 273.15 जोड़ना है। ठीक है, बस इतना आपको कर देना है, फिर सेल्सियस है वो केल्विन में अपने आप बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम्स में आपसे बदलवा के भी देख सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस कुछ भी दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको केल्विन में बदलो, तो क्या करना है? प्लस में 273 कर देना, और दशमलव में हो तो 0.15 और लगा देना। चलो, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने याद करवाया है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। एग्जाम्स में पक्का आएगा भाई मापने वालों से, तभी तो मैंने 8-10 आपको याद करवा दिए हैं। ठीक है, आज वाली क्लास में लगभग आपको 8 याद करवा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करना है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जा रही है, बताओ। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जा रही है, किसके द्वारा मापी जाएगी वायुमंडल की आर्द्रता? बताओ, अभी हमने करवाया था। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर का। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अभी तो करवाया था। बैरोमीटर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए है। अगर कंफ्यूजन हो ना तो बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और ये तो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है। ये तो क्या है? सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है जी, आगे चलो। आगे चलो, क्या है कि गति के द्वितीय नियम F = ma का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था किसका द्वितीय नियम है ये? न्यूटन का दूसरा नियम है। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अभी बताया था ना F = ma। चलो, अब सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वरना क्लास में मैं जो बता देता हूं ना, तो जो मैं बोल रहा होता हूं उसको सुन के आप याद कर लिया कर। एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चन बनता है। आप बताओ, कोई हंसी मजाक, कोई बेवजह के बेतुकी बात करते हैं? नहीं करते। सिर्फ पढ़ाई की बात और मोटिवेशन की बात, जिससे आपको एनर्जी मिले पढ़ने के लिए और आप मोटिवेट हो, वही बात कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? तो एक समानुवर्तीय गति में कौन सा बल कार्य करता है? तो एक समानुवर्तीय गति में कौन सा बल कार्य करता है? बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। कौन सा करता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लो इसको, कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर जी का मान कितना है, वो कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है, ये अपने को बताना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको बताना है, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो बस तभी तो बोला था कि आंकड़े वाले हैं,
आपको याद करवा देंगे जो एग्जाम्स में कंफ्यूजन होता है। तो आज सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो सारे हमने रखे हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जैसे ही प्रकाश वर्ष का नाम आता है, वर्ष का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है समय से होगा, लेकिन ये समय से नहीं है। क्या हो गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष है, किसकी इकाई हो जाएगी? तो ये दूरी की इकाई है। इसके द्वारा किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है दूरी, डिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, जो लंबी दूरियां होती है ना, उनको, मीटर किलोमीटर वाली नहीं है, ये लंबी दूरियां मापी जाती हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष में लंबी दूरियां मापी जाती हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, तो तीसरा नियम क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था फोर्स इज इक्वल टू ma, और तीसरा क्या हो जाएगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो, उष्मा का संचरण किन तीन विधियों से होता है? जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके द्वारा होती है? कौन कौन सी तीन विधियों के द्वारा होती है? तो किससे होती है भाई? कंडक्शन से, तो क्या हो जाएगा? चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य की किरणें है ना, वो भी कैसे आ रही होती हैं? विकिरण के रूप में आ रही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उष्मा का जो संचरण है वो चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। आंसर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई? ये दूसरी तीसरी बार में आया है क्वेश्चंस, तो आप बता दो बस। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो किसके द्वारा की गई है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है? देखो, वैसे तो अलग अलग प्रकार के दाब मापे जाते हैं, लेकिन बोला है कि दाब मापने के लिए, सिंपल दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो अगर यहां पर हिंदी में लिखा हुआ होता तो कभी कभी आपको लिख देता है दाब मापी। ठीक है, दाब मापी के द्वारा है दाब को मापा जाता है, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा मापा जाएगा? तो ये मापा जाएगा भाई आपका मैनोमीटर के द्वारा। क्या हो जाएगा? मैनोमीटर के द्वारा। कोई भी दाब को मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलो, बाकी तो आपको सभी को पता है, कैलोरी वाला कैलोरी की है, स्पीड वाला स्पीड के लिए है, हाइड्रो हमने अभी पढ़ा ही था। आगे बढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है? ठीक है, बताओ किसके ऊपर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी जो जी है आपका, वो किस पर निर्भर करता है? ग्रेविटी। त्वरण का मतलब क्या है? ग्रेविटी है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ये करती है भाई द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर ग्रह पे जो द्रव्यमान है वो अलग होगा, तो जी का मान हर जगह पे अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आपके साइंस के आज के टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट एक तो कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा और आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और भाई नीचे देखो, हो सकता है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और डेली शाम को साइंस की 7 बजे क्लास आएगी। अगर आर्मी अग्निवीर बनना है तो साइंस के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। और जैसे अग्निवीर समाप्त हो जाएगा, आने वाली वैकेंसीज की तैयारी भी आपको यहां पर करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में फिजिकल वगैरह रिजल्ट वगैरह काफी समय लगने वाला है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम हुआ और सिलेक्शन हो गया, समझते हो ना? हाँ, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो,
जय हिंद, वंदे मातरम।